हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे जी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्यों होती है लिक्विडेशन कंपनी की? नहीं, हाँ चलिए चलते हैं कहाँ, आपके क्लासेस में। देखिएगा जी, लिक्विडेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आप सोचिए कि भाई कंपनी का परिसमापन बोलते हैं इसको, क्यों होता है? तो देखिएगा, जब कभी कंपनी किसी वजह से अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाती है, यानी कि वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, या और भी एक दो रीजन है, जब कोई कोर्ट कह दे कि भाई तुम इसको बंद कर दो, तो कंपनी इसको क्या लिक्विडेट करना पड़ता है। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, जितना भी क्रेडिटर्स का पेमेंट है, वो सारा पेमेंट कंपनी को कर देना पड़ता है, कंपनी बंद कर देनी पड़ती है बेसिकली। तो उसको क्या कहा जाता है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो क्यों हुआ भाई? क्योंकि पैसा नहीं बचा था, लॉस पे लॉस हो रहे थे, आप क्रेडिटर्स को भी पैसा नहीं दे पा रहे थे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए आइए बुक पे। देखिए, बुक पे आने से पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि नेट वाला भैया चैनल जो है, अगर आप नए व्यूअर्स है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री में एंटी एजुकेशन की तैयारी करवा रहा है, जो रात के 8 बजे आपका पेपर 1 का क्लास और रात के 9 बजे पेपर 2 कॉमर्स की क्लास हर दिन आपको मिलती है, संडे को छोड़कर। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड अभी हमारा खत्म होने वाला है, कम्युनिकेशन लेक्चर्स पूरे खत्म हो चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में 38 लेक्चर्स खत्म कर लिया है, और अभी अकाउंट्स के 14 लेक्चर खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारा रिसर्च स्टार्ट होने ही वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियोस को जरूर शेयर करें। इससे क्या, इससे आपके बेनिफिट के साथ साथ और भी वो लोग बेनिफिट ले पाएंगे जिनको इनकी जरूरत है, जिनको पैसे की वजह से जो पढ़ नहीं पाते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए आइए चलते हैं कहां, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में। देखिएगा, सबसे पहला क्या मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट होती है, और इट कैन कम टू एंड ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ। और इसको अगर बंद भी करना है तो लॉ की प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। तो कह रहा है द लीगल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अप अ कंपनी इज डेजिग्नेटेड एज लिक्विडेशन। लीगल प्रोसेस जो कंपनी को बंद करना है, वाइंडिंग अप करना है, उसको कैसे डेजिग्नेट किया गया, मतलब उसका नाम क्या दिया गया है? लिक्विडेशन। कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली एन इंसॉल्वेंट कंपनी शुड बी लिक्विडेटेड। बोल रहा है ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इंसॉल्वेंट कंपनी ही लिक्विडेट हो, समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू लिक्विडेट इवन अ प्रॉस्पेरस एंड सॉल्वेंट कंपनी। कभी कभी ऐसी जरूरत भी हो जाती है कि जो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है उसको भी, या सॉल्वेंट कंपनी को भी लिक्विडेट करने की जरूरत पड़ जाती है। कह रहा था कंपनीज एक्ट 2013 हैज लेड डाउन द प्रोसीजर बाय व्हिच कंपनीज कैन बी वाउंड अप। बोल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात बताई गई कि कंपनी कैसे वाउंड अप या वाइंडिंग अप किया जाना चाहिए। कह रहा है when liquidation takes place assets of the company are sold out of the proceeds, claims of the creditors are settled। बोल रहा है जब लिक्विडेशन होगा तो एसेट्स बेच दिया जाएगा और उससे क्रेडिटर्स की भुगतान कर दी जाएगी। इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the shareholders according to the previous article of एसोसिएशन। और उसके बाद अगर एसेट्स बचने के बाद और क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद कुछ प्रॉफिट बचता है तो उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है ऑफ द कंपनी। कह रहा है द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट्स इज इनएडिक्वेट टू मीट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स in full, and if the shares of the company are partly paid, calls in the made on them to pay of the क्रेडिटर। बोला भाई साहब अगर आपका एसेट्स इतना नहीं बचा है कि आप क्रेडिटर्स को पे कर पाए, तो जो, और अगर आपने शेयर इशू किया था और उसमें से जो शेयर वाले थे, जो शेयर होल्डर थे, उसको उसने पेमेंट नहीं किया था, आधा ही पेमेंट किया था, तो उसको बोला जाएगा कि भाई अब तुम पूरा पेमेंट करो और उससे क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पर 10 रुपए का आपका क्या था, शेयर था, ठीक है, 5 रुपए तक शेयर होल्डर ने दिया था और कंपनी को करने की जरूरत पड़ गई क्या, लिक्विडेट करने की जरूरत पड़ गई। क्रेडिटर्स को देना था 20 लाख रुपया और एसेट निकला 10 ही लाख रुपया का। क्लियर है बात? तो एसेट कम पड़ गया और लायबिलिटी ज्यादा हो गई। तो अब ये बोलेगा क्या, ये क्या करेगा, बोलेगा जो हमने शेयर होल्डर्स को 5 रुपया नहीं मांगा है ना, वो मांगिए उससे।
अब जब शेयर होल्डर से जो पैसा था 5 रुपया और इस 5 रुपया के थ्रू मान लेते हैं आपके पास 2 लाख शेयर है, तो 2 लाख शेयर को 5 रुपए से ले लिया तो 10 लाख रुपए और आ गया, तो 10 लाख रुपए जो यहाँ बचा था वो इसको यहाँ पेमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो हाँ ये सर क्लियर है कि जो बचा हुआ अमाउंट था वो शेयर का उसने कॉल कर लिया और कंपनी की जो क्रेडिटर्स थे उसका भुगतान कर दिया, क्योंकि शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर भी तो कंपनी के मालिक ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए तो ये हो गया जी, एक मिनट आ जाइए। अब देखिएगा क्या क्या बोल रहा है, कह रहा पर्सन, क्या बोल रहा है, अ पर्सन अपॉइंटेड टू कंडक्ट द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स इज कॉल्ड लिक्विडेटर। हाँ, एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो ये सारा प्रोसीडिंग्स देखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर बोलते हैं। क्लियर है बात? जी सर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या रास्ते हैं वाइंडिंग अप करने के लिए। तो आइए मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप सबसे पहले देखते हैं। तो बोला एज पर सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में बी आइदर बाय द ट्रिब्यूनल और वॉलंटरली। तो एक तो कोर्ट बोलेगा भाई तो हो जाओ, और एक तो वॉलंटरी तरीके से कर लिया जाता है। तो चलिए वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, कोर्ट ऑर्डर इज मस्ट, जो ट्रिब्यूनल के द्वारा होगा सेक्शन 271 क्या कहता है कि कोर्ट का ऑर्डर मस्ट है। ट्रिब्यूनल वाइंडिंग करेगा तो कोर्ट का ऑर्डर मस्ट तो रहेगा ही। देखिएगा कैसे होगा, बोल रहा है ए इफ द कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स। बोला भाई साहब जब कंपनी डेट को पे नहीं कर पाएगी तो आप वाइंडिंग अप कर दीजिए, करना पड़ेगा आपको, कोर्ट बोलेगा। बोला इफ द कंपनी हैज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन में भाई साहब वो इसको वाउंड अप करो तो वाउंड अप करना पड़ेगा। सी क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड integrity of India and the security of the state, friendly relations with the foreign states and public order and decency and morality, तब वो कोर्ट बोलेगा भाई साहब वाइंड अप करो। मतलब दुश्मनी देश के साथ गद्दारी तो भाई कोई भी बोलेगा ना कंपनी बंद कर, निकल नालायक। उसके बाद क्या है, कह रहा है द ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर्ड द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी अंडर द चैप्टर कितना 14, चैप्टर 14 के अंतर्गत जो अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे रखा है कि भाई कंपनी को वाइंडिंग अप करना होगा तो वाइंडिंग अप जरूरी है। ये कोर्ट ऑर्डर के थ्रू है, इसको रोक किसी का बाबूजी भी नहीं रोक सकते। नहीं, हाँ जी सर। कह रहा अब ई नंबर में कह रहा इफ ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन authorized by the central government by notification under this act, the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in a fraudulent manner or the company was formed for the fraudulent and unlawful purpose or the person concerned in the information or the management of its affair have been guilty of fraud, misfeasance or misconduct in connection therewith, that is it is proper that the company be वार्निंग अप। देख लो सीधा सीधी बात बोला भाई साहब, जो रजिस्ट्रार या किसी भी तरीके को ऑथोराइज्ड पर्सन को आप अगर आपने धोखा दिया, आपने फ्रॉड किया, अनलॉफुल पर्पस के लिए किया, तो ये सारे तब कोर्ट बोलेगा भाई साहब अब अपनी दुकान बंद कर और निकल ले। क्लियर बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, आइए चलते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है if the company has made a default in filing with the registrar its financial statement or the annual returns for immediately preceding 5 consecutive financial years। बड़ा कंपनी ने अगर कोई डिफॉल्ट फाइलिंग किया है या रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत दिखाए हैं अपने 5 साल के, तो वो क्या कोर्ट ऑर्डर देगा और उसको वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। फिर जी क्या, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वार्निंग, बोला अगर कोर्ट की मर्जी करे, बोला कोर्ट ने बोला भाई मैं बोल रहा हूं इसलिए तुमको बंद करना पड़ेगा, तो कंपनी बंद कर देनी पड़ेगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई? जी सर। अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप कैसे होता है जी, ये भी देख लीजिए। वॉलंटरी मतलब सर्कमस्टांसेस को लेकर, नहीं देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा कितना सेक्शन में 304 में कह रहा है सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनी में बी वाउंडिंग अप वॉलंटरीली। क्या क्या सर्कमस्टांसेस है देखिए, कह रहा है कंपनी में बी वाउंड अप वॉलंटरीली इफ, पहला नंबर, if the company is in general meeting passes a resolution requiring the company to be wound up voluntarily as a result of the expiry of the period of its duration, if any fixed by article or on the occurrence of any event respect to which the articles provide that the company should be dissolved।
सिंपल सी बात है। बोला भाई साहब ऐसा जनरल मीटिंग में अगर आपने कुछ डिस्कस कर रखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने कुछ लिख रखा है कि इतने टाइम के बाद हमको वाइंड अप करना होगा, दुकान अपनी बंद करनी होगी तो बंद कर देना है, लिक्विडेट कर देना है। क्लियर है बात? जी सर। दूसरा क्या बोल रहा है, कब होगा वॉलंटरी? बोल रहा है द कंपनी पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी शुड बी वाइंडिंग अप वॉलंटरीली। हाँ, एक तो आपने पहले मेंशन कर रखा है, एक बोला कि भाई साहब हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए कि क्या कंपनी को बंद कर देना, तो हम लोग कंपनी बंद कर देंगे। तो ये दो तरीका था। आइएगा अब देखिएगा नेक्स्ट, पूरा टू काइंड्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग होता है। क्या? एक होता है मेंबर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग अप, देखिए, और एक होता है क्रेडिटर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्या क्या होता है आइए समझते हैं। कह रहा व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड टू वाइंडिंग अप डिस्पाइट इट्स साउंड फाइनेंशियल कंडीशन। क्या बोला? जब कंपनी के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि इसको वाइंड अप करना है, इसके साउंड फाइनेंशियल पोजीशन को, ऑन द वाइंडिंग इज टर्म्ड नेम एज वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो जब मेंबर डिसाइड करते हैं तो मेंबर डिसाइड किया तो मेंबर का वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो गया। दिस मोड ऑफ लिक्विडेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ डिक्लेरेशन ऑफ कंपनी सॉल्वेंसी वेरिफाइड बाय एफिडेविट इट इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार बाय इट्स डायरेक्टर्स। क्लियर बात? हाँ, मतलब सिंपल सी बात, इसमें कुछ है नहीं। मेंबर्स जब बोल दिया कि भाई हमको वाइंडिंग अप कर दो, तो उसके लिए क्या करेगा? लिक्विडेशन कर देगा, और एक रजिस्ट्रार को एफिडेविट के साथ आप एक डिलीवर कर दोगे। किसको? रजिस्ट्रार को। कौन करेगा? डायरेक्टर्स डिलीवर करेगा। ठीक है। अब क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, क्रेडिटर्स बोलेगा भाई साहब तुम्हारा औकात नहीं है, तुम कर दो वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप हो जाएगा। कह रहा व्हेन द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज नॉट मेड व्हाइल द डिलीवरी वाज मेड टू द रजिस्ट्रार इट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप। क्लियर बात? ध्यान समझिएगा। बोला व्हेन द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज नॉट मेड, सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन नहीं बनाए व्हाइल द डिलीवरी वाज मेड टू द रजिस्ट्रार, जब तक रजिस्ट्रार के पास डिलीवरी नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग अप। In this case also a copy of resolution passed by the creditors the presided over by one of the its director has to be sent to the registrar। बोल रहा है इस केस में एक कॉपी रेजोल्यूशन का किसके द्वारा? क्रेडिटर के द्वारा पास किया जाएगा, और प्रिसाइडेड ओवर बाय द डायरेक्टर्स, और इसको किसके पास? रजिस्ट्रार के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका दूसरा चीज जो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। क्या क्या स्टेटमेंट बनना चाहिए, आइए इसकी चर्चा करते हैं। कह रहा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 274 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर द कोर्ट हैज मेड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंटेड द ऑफिशियल लिक्विडेटर एज ए प्रोविजनल लिक्विडेटर। ध्यान देखिएगा, देखिए ये बात तो सही है, जब कोर्ट वाइंडिंग अप कर रहा है तो एक ऑफिशियल या आपको क्या लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा ही करेगा। नहीं? क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा था ऑफिसर्स एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मस्ट टेक आउट एंड सबमिट द ऑफिशियल लिक्विडेटर विद इन द 30 डेज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर अ स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोल रहा देखिए सिंपल सी बात समझिए, आप एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर आप कोर्ट ने दे दिया तो ठीक है, अगर आपको माने कि नहीं भाई कोर्ट का नहीं मेरा लिक्विडेटर हो, तो 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर देना पड़ेगा। कह रहा सच अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर बात? और ये स्टेटमेंट क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह रहा है इट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शोइंग द फॉलोइंग। क्या क्या फॉर्म में होना चाहिए? देखिए कह रहा द एसेट ऑफ द कंपनी स्टेटिंग सेपरेटली इन द कैश बैलेंस इन हैंड। ठीक है, एसेट्स ऑफ कंपनी जो है वो शो करना चाहिए सेपरेटली और कैश इन बैलेंस इन हैंड में, at balance in hand and at bank if any the negotiable securities if any held by the company। तो ये भी होना चाहिए, negotiable securities है तो भी दिखाना पड़ेगा। debtors liabilities को कह रहा the names residence occupation of the creditors सारा चीज stating separately the amount of secured and unsecured debt ये भी दिखाना होगा। in the case of secured debts particulars of the securities given their value the dates on which they were given। तो ये सारा चीज आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। फिर उसका डेट, डी नंबर, डेट ड्यू टू कंपनी एंड द नेम्स, जो कंपनी के द्वारा डेट होगा ड्यू वो, रेसिडेंस और ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम दे आर ड्यू एंड अमाउंट लाइकली टू बी, मतलब बेसिकली क्रेडिटर्स की बात कर रहा है कि जो डेट ड्यू होगा वो सारा चीज दिखाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चले, थोड़ा सच फर्दर और अदर इंफॉर्मेशन में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द ऑफिशियल लिक्विडेटर में रिक्वायर। तो बोल रहा ये इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑफिशियल लिक्विडेटर द्वारा किया जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैज टू बी प्रॉपर्ली वेरीफाइड बाय एफिडेविट। किसके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा? एफिडेविट के द्वारा।
it has to be open for inspection. Any person stating himself in writing to be creator or contributory of the company on the payment of prescribed fee. बिल्कुल सही, prescribed fee उसको देना पड़ेगा। कह रहा द पर्सन कंसर्न्ड कैन ऑल्सो अक्वायर अ कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। क्लियर बात। इफ एनी पर्सन विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज make default in respect, he shall be punishable and imprisonment for a term which may extend to 2 years। देखिएगा थोड़ा, अगर कोई पर्सन बिना रीजन का कोई एक्सक्यूज बनाता है तो उसमें डिफॉल्टी पाया जाता है तो उसको 2 साल का जेल हो सकता है, जेल तो होगा ही, और एक्सटेंड उसको 2 साल तक किया जा सकता है, और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज विद बोथ। और 100 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यूज करता है तब तक के लिए इसको देना पड़ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइएगा, कह रहा लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देखिएगा ये लिस्ट ध्यान में रखिएगा, इस लिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने इसको आगे डिफाइन किया है, वो भी ध्यान में रखना होगा। कह रहा 8 लिस्ट यूज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर समराइज्ड एज अंडर। अब 8 लिस्ट क्या है देखिएगा। लिस्ट ए में क्या क्या चीज आता है। कह रहा इट इंक्लूड्स ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इन अदर वर्ड्स दे आर फ्री एसेट्स। तो फ्री एसेट्स को लिस्ट ए में रखा गया। लिस्ट बी में क्या, लिस्ट बी में इट इंक्लूड्स ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर स्पेसिफिकली प्लेस्ड विद द क्रेडिटर्स बोथ fully secured and partly secured. Debenture holders having a floating charge are not shown in this list, they are shown in the list D। तो डिबेंचर होल्डर जो जिसको फ्लोटिंग चार्ज दिया गया वो लिस्ट डी में से होगा। तो यहाँ क्या, यहाँ से होगा वो वैसा सेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, और क्रेडिटर्स जो फुली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड दोनों है। लिस्ट सी में क्या होगा, कह रहा है इट इंक्लूड्स ऑल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स mentioned in section 530 of the Companies Act. These are taxes, rate, wages, salaries, compensation, provident fund, pension। ये सारा लिस्ट सी में मेंशन होगा। लिस्ट डी में क्या मेंशन होगा, बोल रहा है it includes debenture holders having a floating charge on the assets of the company। अब इसमें क्या मेंशन होगा जी, इसमें मेंशन होगा जो फ्लोटिंग चार्ज ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी का, लिस्ट डी में। क्लियर है। लिस्ट ई में क्या मेंशन होगा, बोल रहा है इट कंटेन्स नेम्स ऑफ द अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट ड्यू है और अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट एफ में क्या मेंशन होगा, इट कंटेन्स नेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहाँ पे शो होगा और उसके साथ जो अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं वो। लिस्ट जी में क्या होगा, इट कंटेन्स नेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर टुगेदर विद अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड, जो शेयर है उसके साथ लिस्ट इक्विटी शेयर होल्डर और उसके साथ जो अमाउंट है। क्या है लिस्ट एच में, इट शोज द डेफिशिएंसी और सरप्लस फाइनली डिस्क्लोज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये देखिए जी, ये आपके 8 लिस्ट है और इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से समझना इसको। ये देखो मैंने इसका चार्ट बना दिया है बहुत इजी तरीके से, इसको याद रखना। लिस्ट ए में एसेट नॉट प्लेस्ड, लिस्ट बी में सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट डी में डिबेंचर होल्डर्स, लिस्ट डी में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट एफ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिस्ट जी में इक्विटी शेयर कैपिटल और लिस्ट एच में डेफिशिएंसी और सरप्लस। ये याद कर लेना, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है फॉलोइंग फर्दर पॉइंट शुड बी नोटेड इन प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये सारा चीज आपको नोट करना है। क्या क्या नोट करना है आइए देखते हैं। पहला सरप्लस, कह रहा है इंस्टेड ऑफ डिस्क्लोजिंग डिफिशियंसी अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डिस्क्लोज अ सरप्लस आल्सो because many prosperous companies are also wound up or wound up. In other words, it is not necessary that the only an insolvent company is wound up। तो देखिए हाँ ये बिल्कुल सही है ना कि सरप्लस हो सकता है आपका। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि भाई साहब जो कंपनी इंसॉल्वेंट है वही इसमें आपका वाउंड अप हो रहा है। वाउंड अप तो जब कोर्ट भी कहते तो भी किया जा सकता है, तो प्रॉफिटेबल कंपनी भी वाउंड अप कर सकती है, इसलिए सरप्लस हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात? एक चीज बिल्कुल सही। दूसरा क्या, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या, बीपी। कह रहा है जनरली बिल्स पेबल आर इंक्लूडेड इन द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट ई में होगा। सो हाउएवर इफ दे होल्ड एनी सिक्योरिटी दे आर इंक्लूडेड इन लिस्ट बी। अगर नॉर्मल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो वो लिस्ट ई में, लेकिन अगर उसने कोई सिक्योरिटी होल्ड करके रखा है तो वो लिस्ट बी में जाएगा। फिर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी,
ऐसी लायबिलिटी जो है ही नहीं। कह रहा है एनी अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी शुड बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ई। अब कंटिजेंट लायबिलिटी को किसमें, ई लिस्ट में रखा जाएगा। एंड बिल डिस्काउंटेड आर इंक्लूडेड इन कंटिजेंट लायबिलिटी, जो बिल डिस्काउंट हुआ है वो भी क्या कंटिजेंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। उसके बाद है अनकॉल्ड कैपिटल, ध्यान दीजिएगा अनकॉल्ड कैपिटल क्या, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेट बट कॉल्स इन अरियर शुड बी ट्रीटेड एज एन एसेट। एक मिनट, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेट, बिल्कुल सही, बट कॉल्स इन अरियर शुड बी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड शुड बी शोन इन लिस्ट ए। हाँ बिल्कुल सही, जो कॉल्स इन, देखिए अनकॉल्ड कैपिटल वो कैपिटल जो मांगा नहीं गया है तो उसको एसेट नहीं माना जाएगा बल्कि कॉल्स इन अरियर मांगा जाएगा, जो कहां शोन होगा, लिस्ट ए में शोन होगा। क्लियर है, हाँ जी सर। कह रहा हाउएवर इस इरिकवरेबल अनपेड कॉल्स मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप। हाँ जो इरिकवरेबल, जो रिकवर नहीं हो सकता उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे अनपेड कॉल से। क्लियर है, हाँ जी सर। अनक्लेम्ड डिविडेंड ये कहां जाएगा, इट शुड बी इंक्लूडेड इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या बोल रहा है, पर्सनल गारंटी, पर्सनल गारंटी बोल रहा है पर्सनल सिक्योरिटीज गिवन बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द लोन्स बाय द कंपनी शुड नॉट शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसको नहीं शो किया जाएगा। लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटरीज है लिस्ट देखिए, आइए। कह रहा है सेक्शन 226 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines the contributory as may person liable to contribute any amount or to the company in the events of its being wound up। क्या बोला, सेक्शन 226 कंपनीज एक्ट कहता है डिफाइंस द कंट्रीब्यूटरी, क्या किस चीज का, एज में पर्सन, जो पर्सन लायबल है कंट्रीब्यूट करने के लिए एनी अमाउंट टू द कंपनी इन द इवेंट ऑफ, जब ये वाइंडिंग अप हो रहा है तब। कह रहा है as such a shareholder is also described contributory when winding up takes place। शेयर होल्डर को भी contributory माना गया है जब वाइंडिंग अप होगा तब। the contributories are classified into two list, ठीक है, contributory को दो लिस्ट में रखा गया है। तो सबसे पहले contributory का मतलब समझ लीजिए, कंट्रीब्यूशन देते हैं ना हम लोग, हाँ तो कंट्रीब्यूटरी, उसी तरीके से जब कोई वाइंडिंग अप हो रहा है पर वहां कोई कंट्रीब्यूशन करता है उसको कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं। क्लियर बात। लिस्ट ए क्या, लिस्ट में क्या कहेगा, इट इंक्लूड्स द प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ द पार्टली पेड शेयर्स। हाँ प्रेजेंट शेयर होल्डर्स जो होंगे, अब वही मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया था कि 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 5 ही मांगा, 5 तो बाकी रह गया, तो जो पार्टली पेड शेयर्स होंगे वो लिस्ट ए में आएंगे। दे आर लायबल टू पे अनकॉल्ड अमाउंट ऑन दिस शेयर्स, अब जो पे नहीं किया है उसको पे करना पड़ेगा यहाँ पे जब वाइंडिंग अप हो रहा होगा। क्लियर बात, बिल्कुल। लिस्ट बी में क्या आएगा, लिस्ट बी बोल रहा है इट इंक्लूड्स द पर्सन हु सीज टू बी शेयर होल्डर्स ऑफ द company by disposing of their partly paid shares within the year before date of winding. Their liability is contingent and arises only if the present holders of the shares transferred by them do not pay the unpaid amounts of these shares। क्लियर है बात, हाँ जी सर। तो अब क्या, और आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है such forms of former members will not be liable if all creditors can be paid out the money realized from the sale of assets from the contributors of list A, also their liability restricted to the debt existing the time they cease to be members। क्लियर है बात, हाँ। In other words, they are not liable to contribute their debt incurred after they are transferred। बोल रहा है दूसरे शब्द में अगर बोले तो वो लायबल नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए डेट इनकर्ड जो ट्रांसफर किए हैं शेयर शेयर का। क्लियर है बात, अब चलें, अब आइए नेक्स्ट देखिएगा जी, ये कुछ नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट आगे जरूरत नहीं है। अब आइएगा, ये जो है भाई साहब, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए और रट लीजिए। इसको क्या करना है, लिख लीजिए और रट लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आए हैं पिछला बार। कुछ नहीं पूछता है, बस ऑर्डर ऑफ पेमेंट पूछता है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा मत्था मारी नहीं किया, आपके अंदर इसको बताया नहीं है। मैंने इसको ऑर्डर ऑफ पेमेंट को बस लिख दिया क्योंकि ऑर्डर ऑफ पेमेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या लीगल चार्जेस देंगे, किस चीज का ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ये लिक्विडेशन का, ध्यान रखिएगा। पता चला सर ऑर्डर ऑफ पेमेंट पढ़ा रहे हैं, इस चीज का था, इसकी, अरे लिक्विडेशन पढ़ रहे हो तो लिक्विडेशन का ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा ना। हाँ तो पहले क्या, लीगल चार्जेस, फिर उसके बाद लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन कुछ हो तो उसका लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देंगे, फिर डिबेंचर होल्डर्स को देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। क्लियर बात जी सर। और लास्ट में है जी लिक्विडेटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट।
आइए इसको एक बार चर्चा करते हैं। कह रहा था लिक्विडेटर टास्क इज टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्पर्स द अमाउंट अमॉन्ग द वेरियस क्लेमेंट्स हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम। लिक्विडेटर का टास्क क्या है कि ये रियलाइज करना एसेट्स और डिस्पर्स करना वेरियस क्लेमेंट जो क्लेम किया है, जो एंटाइटल है रिसीव करने का सेम चीज। ठीक है, कह रहा है इट मस्ट बी नोटेड दैट द डिसबर्समेंट टू द क्लेमेंट्स हैव टू मेड स्ट्रिक्टली अ प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ पेमेंट। हाँ बिल्कुल सही, एक बोलता है ऐसा नोट किया जाना चाहिए कि भाई जो क्लेमेंट्स का डिसबर्समेंट है उसका एक फॉर्म होना चाहिए, एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए ऑर्डर ऑफ पेमेंट का। कह रहा व्हेन द वाइंडिंग अप इज कंप्लीटेड, जब वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाए, द लिक्विडेटर हैज प्रिपेयर ए फाइनल स्टेटमेंट, एक फाइनल स्टेटमेंट बनना चाहिए लिक्विडेटर को, शोइंग, क्या शो करना कि हाउ मच ही रियलाइज एंड हाउ मच अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, बोला कितना वो पैसा उसको मिला, रियलाइज किया और कितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये आपको बनाना चाहिए जब वाइंडिंग अप हो जाए। तो कह रहा है दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द फाइनेंस कैश इज बुक टर्म्ड एज लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और चूंकि वाइंडिंग अप होने के बाद जो ये स्टेटमेंट बनाया जाता है रिसिप्ट और पेमेंट का, जहां कैश दिखाया जाता है ये सारा चीज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। लिक्विडेटर्स जो लिक्विडेट कर दिया उसका। क्या इट मस्ट बी पॉइंटेड दैट आउट दैट ऑल्दो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट, it is only a statement and abstract of cash book, not an account, and hence no double entry principles are followed in the principle of preparation of this statement। बोला भाई साहब ऐसा है कि ये नॉर्मल सा अकाउंट है, ऐसे इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के डबल एंट्री प्रिंसिपल्स का रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात जी सर। तो इसमें जो आपको मेन पढ़ के जाना है वो है ऑर्डर ऑफ पेमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये वाला चीज ध्यान रखिएगा, ये इसको बोलते हैं, एक मिनट, ये लिस्ट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये देखिए मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, ये चीज तीनों याद रखिएगा, लिक्विडेशन से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात का। ठीक है, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।